तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ के बारे में बात की थी। तो सपोज दोस्तों आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस एज्यूम करते हैं हम। देखिए यहाँ पे आर है और ये दो चार्जेस रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों सेम काइंड के चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और दोस्तों अपोजिट अगर चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और Q2 जो है दोस्तों ये Q1 पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ये कूलम्स लॉ से हमें पता चल चुका है, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये होती है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे ये फोर्स हो दोस्तों, चाहे ये फोर्स हो, ये दोनों की मैग्नीट्यूड इतनी ही होगी। तो ये तो दोस्तों स्केलर फॉर्म है कूलम्स लॉ का, ये स्केलर फॉर्म हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये स्केलर फॉर्म है दोस्तों, ठीक है, कूलम्स लॉ का। तो अब हमें यहाँ पे दोस्तों कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। तो अब देखिए दोस्तों आपके पास सेम दो चार्जेस हैं, यहाँ पे देखिए Q1 और यहाँ पे ये जो है ये Q2 है, दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। और ये Q1 का पोजीशन वेक्टर देखिए ओरिजिन से, यहाँ पे ओरिजिन है, एज्यूम करते हैं ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जो Q1 का पोजीशन वेक्टर है वो एज्यूम करते हैं हम R1 है। और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो देखिए वो है, एज्यूम करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे R2 है, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एज्यूम करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे देखिए R है, ओके। जैसे कि दोस्तों दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये Q1 क्या करेगा, Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा दोस्तों, ओके। और Q2 क्या करेगा, Q1 पे इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ओके। तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। वो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सिर्फ दोस्तों आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके, Q1 और Q2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके, ठीक है, इसको निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड को। तो चाहे ये फोर्स हो दोस्तों या फिर ये फोर्स हो, इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है। तो ये तो हुआ दोस्तों स्केलर फॉर्म, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड फोर्स की निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको डायरेक्शन के साथ अगर फोर्स निकालना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ निकालना है तो दोस्तों आप कैसे निकालोगे, देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखने होंगे, एक ये फोर्स के लिए और दूसरा ये फोर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों दो फोर्सेस के इक्वेशंस अलग अलग होंगे, तो हम यहाँ पे ये जो फोर्स है इसको कुछ अलग नाम देंगे और ये फोर्स को कुछ अलग नाम देंगे, ठीक है। तो हम कन्वेंशन क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, देखिए ये जो फोर्स है ये किस चार्ज पर लग रहा है, सेकेंड चार्ज पर लग रहा है। किस चार्ज की वजह से लग रहा है, फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो ये F21 का मतलब क्या है, फोर्स सेकेंड चार्ज पे लगने वाला फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों साइन, ये नेमिंग का जो कन्वेंशन है वो कैसे होगा, ये फोर्स फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, सेकेंड चार्ज की वजह से। तो इसको हम F12 बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे F21। अब सबसे पहले दोस्तों ये F21 को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो फोर्स जो है देखिए दोस्तों F21, वेक्टर F21, कोई भी वेक्टर हो दोस्तों, देखिए कोई भी एक वेक्टर हो, वेक्टर मतलब क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड, ओके, और उसकी क्या डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर ले लो आप, कोई भी एक वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर एक्स। तो एक्स वेक्टर हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, उस एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उस एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, मोड ऑफ वेक्टर एक्स, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन देने का काम कौन करता है दोस्तों, यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसको हम एक्स कैप बोलते हैं, एक्स कैप, या फिर दोस्तों आई कैप भी बोल सकते हो। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिए, फिर आपको ये वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाएगा, ओके। तो कोई भी वेक्टर हो उसे हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो F21 है वेक्टर, ये क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें पता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड क्या होगी, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगी उसकी, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हुई, फिर डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा दोस्तों, इसकी डायरेक्शन F21 की क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन 1 से लेके 2 तक है ना, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे R12, ठीक है। ये R12 वेक्टर के अलॉन्ग है, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन R12 के अलॉन्ग है। तो ये R12 जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर हम एज्यूम करते हैं कि R12 कैप, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा दोस्तों, ये यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, R12 कैप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके दोस्तों आप यहाँ पे जो
फोर्स है Q2 पे लगने वाला वो निकाल सकते हो। अब दोस्तों ये F12 पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, F12 वेक्टर वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसकी मैग्नीट्यूड तो इतनी है दोस्तों Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, इनटू इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है दोस्तों, 2 से लेके 1 तक है ना, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसको हम बोलेंगे R2 से लेके 1 तक है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलेंगे R21 कैप, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हुई दोस्तों, डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे R21 कैप, ठीक है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में तो कोई एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों मुझे कोई एग्जांपल्स मिलते हैं तो हम लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई आपके पास एग्जांपल हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। अब हमें यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम उसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए दोस्तों, वे नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, मतलब अगर दो से ज़्यादा चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, दो चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ कैसे यूज़ करना है आपको पता है दोस्तों। लेकिन अगर दो से ज़्यादा चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी एक चार्ज के ऊपर का नेट फोर्स निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, ये लॉ का यूज़ करके निकालना होगा, ठीक है। सो व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, दो से ज़्यादा चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे होंगे, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर चार्ज, मान लो आपको इस चार्ज के ऊपर का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे ये Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पे Q2 के वजह से ये फोर्स लग रहा है, एज्यूम करते हैं हम, देखिए ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है किस पे, 1 पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, 2 के वजह से लग रहा है। और दोस्तों ये Q1 पे Q3 के वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए वो इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा ना, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फोर्स है वो Q1 पे लग रहा है, फोर्स 1 पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, चार्ज 3 के वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज पे एक फोर्स नहीं है, अब दो फोर्सेस हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स, इस चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो बताया गया है, वो क्या है देखिए, इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब ये दोनों की वेक्टर सम आपको करनी होगी इस पर का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, ओके। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1 के ऊपर का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे निकलेगा दोस्तों, वो इन दोनों की वेक्टर सम से निकलेगा। सो वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F12, ये दोनों का वेक्टर सम करने पर इसके ऊपर का रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। यही है दोस्तों ये लॉ। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, वे नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, मतलब दो से अगर ज़्यादा फोर्सेस इंटरेक्ट कर रहे हो और किसी भी एक चार्ज के ऊपर का आपको नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, तो वो कैसे निकालोगे, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पर्टिकुलर चार्ज इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब इसके ऊपर का जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है। वेक्टर सम कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं, मैथमेटिकल मेथड्स में, ठीक है। फिर से एक बार हम यहाँ पे रिवीजन लेते हैं कि इसकी वेक्टर सम दो फोर्सेस की कैसे निकालते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे समझिए। तो सपोज आपके पास दोस्तों एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में P फोर्स लग रहा है वेक्टर P, और इस डायरेक्शन में Q फोर्स लग रहा है वेक्टर Q, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताई है। पहली मेथड तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप जा करके देख सकते हो, हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। दूसरी दोस्तों मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। पहली मेथड मैंने आपको बताई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरी है दोस्तों मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, और तीसरी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 मेथड में से दोस्तों ये मेथड और ये मेथड आप तभी यूज़ कर सकते हो जब 2 वेक्टर्स हैं सिर्फ, ठीक है। ये मेथड आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो आप ये मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे दोस्तों ये मेथड का यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोस्तों, अगर एक पॉइंट पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर इनको आप पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करो, इसको यहाँ पे पैरेलल लाइन, इसको यहाँ पे पैरेलल लाइन निकालो, ठीक है। तो इनका जो डायगोनल होता है ना, ये देखिए रेड कलर से दिखाता हूँ मैं, ये जो डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट होता है उनका, ये दोनों का ये रिजल्टेंट होगा।
और ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको इस लॉ ने दिया हुआ है। वो क्या है फॉर्मूला दोस्तों? R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। पी मतलब क्या? इसकी मैग्नीट्यूड, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड, क्यू मतलब ये फोर्स की मैग्नीट्यूड, ओके, और थीटा मतलब क्या? ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है इसका पी के साथ जो एंगल होता है, ये अल्फ़ा, ये निकालने का फॉर्मूला भी आपको ये लॉ ने दिया हुआ है, ठीक है। वो अल्फ़ा कैसे निकलेगा दोस्तों? अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूले से दोस्तों ये जो एंगल है, ये एंगल मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ये है, जो पी से अल्फ़ा एंगल कर रहा है, ठीक है। ये आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हमें सॉल्व करना है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 194 के ऊपर एग्जांपल नंबर 10.4। लेकिन उससे पहले दोस्तों माइक्रो कूलम क्या होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है। एक कूलम मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक कूलम मतलब 1000 मिली कूलम। यही अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ मिली कूलम। तो यहाँ से दोस्तों 1 मिली कूलम के लिए क्या मिलेगा आपको? देखिए, देयरफॉर 1 मिली कूलम इज इक्वल टू, ये 10⁻³ उधर जाने के बाद क्या होगा? 10⁻³ हो जाएगा। सो 10⁻³ कूलम। सो 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। वैसे ही दोस्तों आपको एक और कन्वर्जन यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो क्या है? 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 1 माइक्रो कूलम के लिए क्या मिलेगा आपको? ये 10⁻6 उधर जाने पर 10 आपको -6 मिलेगा यहाँ पे। सो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। ये एक आपको रिलेशन ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक और रिलेशन है दोस्तों, ये एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। और नैनो कूलम कितना होता है? देखिए दोस्तों, 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻9 नैनो कूलम। तो यहाँ से दोस्तों 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू व्हाट? 10⁻−9 कूलम। ये भी आप ध्यान में रखो। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों एग्जांपल। देखिए पेज नंबर 194 के ऊपर एग्जांपल नंबर 10.4। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है। देखिए, 3 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम एंड 4 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट A, B, C रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर A। आपको यहाँ पे फिगर दी हुई है दोस्तों। तो ये डायग्राम आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों। देखिए यहाँ पे A पॉइंट पे 2 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, B पॉइंट पे 3 माइक्रो कूलम और ये C पॉइंट पे 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है। जैसे कि ये प्लस पॉजिटिव चार्जेस है तीनों भी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों आपको? आगे पढ़िए। डिटरमाइन द फोर्स ऑन A ड्यू टू अदर चार्जेस। तो आपको A पॉइंट के ऊपर का फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर चार्जेस, मतलब A पॉइंट के ऊपर का आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो A पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा गया है, इसके ऊपर, इसके वजह से एक फोर्स लगेगा। वो किस डायरेक्शन में लगेगा? देखिए दोस्तों, इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो फोर्स है वो A पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है? B फोर्स, ये B के वजह से लग रहा है। B पॉइंट पे जो चार्ज है उसके वजह से लग रहा है। तो इस चार्ज के वजह से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस चार्ज के वजह से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो इस फोर्स को क्या नाम देंगे दोस्तों? फोर्स A पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है दोस्तों? C के वजह से लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे FAC, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर का आपको नेट फोर्स निकालना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? नेट फोर्स ऑन A, या फिर रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट A, ऑन चार्ज एट A, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए देखिए दोस्तों, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना है? FAB, ओके। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ये कितना है? FAC। तो ये दो फोर्सेस की वजह से इस पर नेट जो फोर्स लगेगा वो अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहले ये दो फोर्सेस निकालने होंगे ना। तो सबसे पहले हम दोस्तों FAB निकालते हैं, FAB निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये FAB कैसे निकलेगा दोस्तों? ये फोर्स कैसे निकलेगा? ये फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपको पता है दोस्तों, 9 × 10⁹। Q1, इस केस में Q1 क्या होगा? ये 2 माइक्रो कूलम होगा, ठीक है। तो 2 माइक्रो कूलम मतलब कितने कूलम्स? 2 × 10⁻6 कूलम। और यहाँ पे दोस्तों Q2 क्या होगा? 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q2 क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 3 माइक्रो कूलम। सो 3 × 10⁻6 कूलम। सो Q1 Q2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं। अब R की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो 4 सेंटीमीटर का मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 10⁻² मीटर ना। 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻² मीटर, लेकिन उसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर करना होगा। देखिए आर का स्क्वायर है, सो 4 इंटू 10⁻² इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको एफ ए भी मिलेगा, मतलब इस चार्ज पे इसके वजह से जो फोर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू ये 10⁻⁶ 10⁻⁶, ये होगा 10⁻12। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 9 इंटू ये 10⁻9, ओके, इंटू ये 2 इंटू ये 3, 10⁻⁶ 10⁻⁶ 10⁻12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर दोस्तों ये 10⁻4 जो है इसको अगर आपको ऊपर लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, 10⁻4 लिखना होगा। यहाँ से कैंसिल करके हम ऊपर लिखते हैं, आप अगले स्टेप पे लिखिए, मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 10⁻9 इंटू 10⁻4 ये क्या हो जाएगा, 10⁻13 10⁻13 इंटू 10⁻12। ठीक है, 10⁻13 इंटू 10⁻12 ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 10⁻13 - 12 मतलब क्या होगा, 10⁻1 10⁻1 मतलब 10। ठीक है, तो इसका आंसर तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तीनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है। ये क्या होगा, 9 इंटू 3×2 = 6, ये क्या होगा, 9 6 54 डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 16। तो 54 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10, इसका आंसर क्या होगा, तो ये मिल रहा है दोस्तों हमें 3.37, ओके, इंटू ये 10। तो 3.37 इंटू 10 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 33.7 न्यूटन। तो हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है दोस्तों। ठीक है, FAB इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है, 33.7 न्यूटन। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं दोस्तों FAC, ये फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स इस चार्ज के वजह से इस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, FAC निकालने का फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको दोस्तों, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R²। लेकिन यहाँ पे Q1 क्या होगा 2, Q2 आप बोल सकते हो आप यहाँ पे 4। ठीक है, तो FAC क्या होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए Q1 हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम कंसिडर करेंगे। सो K इंटू Q1 क्या 2 इंटू 10⁻⁶ और Q2 क्या होगा, अब इस केस में 4 होगा। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस हम कंसिडर कर रहे हैं। सो Q2 इज़ व्हाट 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। लेकिन उसका हमें क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर लेना है। आर का स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और के की वैल्यू कितनी दोस्तों 9 इंटू 10⁻9। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब ये आंसर आ रहा है दोस्तों देखिए 28.8 न्यूटन, 28.8 न्यूटन। तो ये FAC भी आपको मिल चुका है, कितना ये 28.8 न्यूटन। तो ये जो चार्ज है ना 2 कूलम वाला जो चार्ज है, देखिए 2 माइक्रो कूलम वाला जो चार्ज है, इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इतना, इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन निकालने के लिए दोस्तों हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। सो नेट फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज, नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सम इन दोनों का। ठीक है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, फोर्स AC। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो दोस्तों ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है हमें। ठीक है, ये जो दो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करने पर दोस्तों आपको ये जो R है इन दोनों का रिजल्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला मिलेगा, R विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ये फॉर्मूला होगा R का। इसमें P हम क्या एज्यूम करेंगे, हम इसको P एज्यूम करेंगे, ये P है। ओके, ये Q जो है ये है, एज्यूम करते हैं हम, देखिए Q की वैल्यू इतनी है, P की वैल्यू इतनी है। ओके, और थीटा क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच का एंगल। तो दोस्तों ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए इस डायग्राम में देखिए,
ये और ये इनके बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे, ये थीटा, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है दोस्तों, ये एंगल सेम अपोजिट एंगल से ना, तो किसी तरीके से आप ये एंगल निकाल पाओ तो ये एंगल उतना ही होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, देखिए इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कितनी है दोस्तों यहाँ पे, देखिए 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा दोस्तों, देखिए ये 5 0.56 था 30, 0.6 आएगा इसका। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.6 आप कैसे निकालते हो, ये आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 0.6 आपको सर्च करना होगा नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस में 0.6 कहाँ पे दिख रहा है, देखिए दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे 0.7 है, 0.6 आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है 0 पॉइंट, ये पॉइंट से स्टार्ट होता है, सो पॉइंट 0.6004, ये बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो हम अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू लेते हैं, तो ये वैल्यू 36 डिग्रीज़ के करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पे देखिए 0.9 डिग्रीज़ के करस्पॉन्डिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, 36.9 डिग्रीज़। तो थीटा की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी, 36.9 डिग्रीज़। ये थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इसको आप यहाँ पे ये फॉर्मूले के अंदर यूज़ कर सकते हो। हियर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 36.9 डिग्रीज़। तो यहाँ पे दोस्तों पी की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, देखिए पी की वैल्यू 33.7 पुट करनी है। क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे 28.8 पुट करनी है, उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ 36.9। इसको अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्जाम में जब आप पेपर देते हो तो इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है आप थोड़ा सा देखिए, लॉग टेबल का यूज़ करके आप करिए इसको। मैं आपको यहाँ पे फाइनल आंसर बताता हूँ, देखिए आर इज़ इक्वल टू, ये सारे वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करने पर जब आप स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे, तो ये आंसर आपको मिलेगा 59.3 न्यूटन के करीब, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आपको मिल चुका है, कितना है 59.3, मतलब ये जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन एग्जैक्टली बताने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको अल्फ़ा एंगल निकालना होगा यहाँ पे। तो ये अल्फ़ा एज्यूम करते हैं, ये जो रिजल्टेंट है ये पी के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और ये अल्फ़ा का फॉर्मूला जो है हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो जो लॉ है उसने दिया हुआ है। तो ये अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये देखिए tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्यू की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से मालूम कर सकते हो लॉग टेबल से। पी की वैल्यू ये पुट करनी है, प्लस क्यू की वैल्यू ये पुट करनी है, कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 36.9 पुट करना है, ये वैल्यू का tan इनवर्स लेना है, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। tan इनवर्स ऑफ ये जो है ना, इसका आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे 0.3048 के करीब, और इसका अगर आप tan इनवर्स लोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 16.95, ठीक है, डिग्रीज़। ओके, दिस इज़ अल्फ़ा। तो हमने ये आंसर निकाला है और ये आंसर निकाला है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो 3 कूलम और 4 कूलम के चार्जेस हैं, इसके वजह से ये जो 2 कूलम का चार्ज है इस पर इतना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, इतना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना है 59.3। लेकिन किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है दोस्तों, वो एक्ट हो रहा है यहाँ से, देखिए इस लाइन को इतना एंगल 16 पॉइंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एंगल कितना है अल्फ़ा 16.95 डिग्रीज़, इस एंगल पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है 59.3 न्यूटन। तो यहाँ पे दोस्तों ये एग्जांपल खत्म होता है, और कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं। उसमें का देखिए दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 206 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें का जो है फर्स्ट, 2 small spheres 18 centimeter apart have equal negative charges and repel each other with the force of 6 into 10 raised to minus 8 Newton. Find total charge on both the spheres. तो सपोज दोस्तों यहाँ पे 2 स्पीयर्स हैं, एज्यूम करते हैं ये एक स्पीयर है और दूसरा यहाँ पे एक स्पीयर है, और जो कि कितने डिस्टेंस पे है, देखिए ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे r 18 सेंटीमीटर। सो 18 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, 18 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर हो जाएगा ये। और इनके ऊपर जो चार्ज है वो दोस्तों इक्वल चार्ज है, नेगेटिव है,
ठीक है। तो एज्यूम करते हैं इसके ऊपर माइनस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और इसके वजह से ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये फोर्स की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। ये कितनी है दोस्तों? 6 × 10⁻⁸ न्यूटन। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्पीयर्स। दोनों स्पीयर्स पे मिलके आपको टोटल चार्ज निकालना है आपको, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन बोथ स्पीयर्स निकालना है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे Q को फाइंड आउट करते हो तो टोटल चार्ज निकालना बहुत ही आसान होगा। तो कूलम्स लॉ से हमें पता है दोस्तों कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स का इक्वेशन क्या होता है ये हमें पता है। सो F इज इक्वल टू वॉट? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये फॉर्मूला है। K की वैल्यू पता है दोस्तों 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है दोस्तों यहाँ पे? -Q। और Q2 कितना है? ये भी -Q है, डिवाइडेड बाय R²। ये कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे 18 × 10⁻² उसका स्क्वायर, मतलब क्या होगा यहाँ पे 18 का स्क्वायर और 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? 10⁻4 हो जाएगा। और ये जो फोर्स की वैल्यू है ये आपको पता है कितनी है दोस्तों? देखिए 6 × 10⁻8 न्यूटन। अब सिर्फ Q स्क्वायर को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी का जो सारे जो टर्म्स है उसको हम इधर लेके आते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 × 10⁻8, ये टर्म इधर आने के बाद क्या होगा? देखिए 18 स्क्वायर इंटू 10⁻4 और ये टर्म नीचे चली जाएगी इधर 9 × 10⁻9 और -Q क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? +Q², ठीक है। अब अगर दोस्तों ये 10⁻9 को आप ऊपर लिखते हो तो आपको 10⁻9 लिखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 × 10⁻8 इंटू ये 18 का स्क्वायर इंटू 10⁻4, ये 10⁻9 को हम ऊपर लिखते हैं, 10⁻9 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू Q²। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा यहाँ पे 9। तो देखिए 10⁻9 ओके इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻8, 9 -9 -4 -13 -8 -21 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए इसका और इसका कैलकुलेशन 10⁻21 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और बाकी का जो है उसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए 6 × 18 का स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं इसको, 18 × 18 डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 9 इज इक्वल टू Q²। तो देखिए दोस्तों 9 2 ज़ा 18, ओके, 6 2 ज़ा 12, 18 × 12 कितना होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मिलेगा आपको 216, ये होगा 216। सो 216 इंटू 10⁻21 इज इक्वल टू Q²। तो आपको दोस्तों इसका स्क्वायर रूट लेना होगा ताकि आप यहाँ पे Q को निकाल सको, ठीक है। तो इस चीज़ का स्क्वायर रूट लेने के लिए दोस्तों 10 की जो भी पावर होती है उसको इवन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो -21 है, तो इसको इवन करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे हम ये जो 216 इंटू 10⁻21 जो है इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से हम डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू Q², ओके, ताकि हमें यहाँ पे इवन में वैल्यू मिले। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। देखिए इसको और इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, इसको आप 10 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 10⁻21 इंटू 10 कितना होगा दोस्तों? ये 10 मतलब क्या है होता है? 10⁻+1 होता है। तो 10⁻21 इंटू 10 क्या होगा? ये 10⁻20 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या होगा? देखिए यहाँ पे Q² इज इक्वल टू 10⁻21 + 1 मतलब -20 हो जाएगा। इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा है मैंने। और 216 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा? डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 21.6। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है दोस्तों। 10⁻20 का स्क्वायर रूट क्या होगा? किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है। √a हम कैसे लिख ले दोस्तों? रूट है हम a⁻1/2 लिखते हैं ना। तो दोस्तों 10⁻20 का स्क्वायर रूट कैसे लिखोगे? 10⁻20⁻1/2, ठीक है। तो दोस्तों 10⁻20⁻1/2 मतलब क्या? 10⁻20/2 मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पे 10⁻10। तो इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता चल चुका है 10⁻10, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए देयरफॉर Q इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ऑफ 21.6 और इसका स्क्वायर रूट 10⁻10, ठीक है। अब किसी तरीके से दोस्तों 21.6 का अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल सको तो ये आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो 21.6 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में दोस्तों देखिए आपको ये टेबल देखना होगा, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100, ठीक है। यहाँ पे आपको किसका स्क्वायर रूट देखना है? 21.6 का।
तो 21 कहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21.6 ये वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है। 21.6 मतलब क्या है देखिए दोस्तों, 4.648, ये 21.6 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 4.648। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा Q इज इक्वल टू वो कितना होगा, 4.648 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ये एक चार्ज मिल चुका है हमें दोस्तों, ये एक चार्ज मिल चुका है हमें। टोटल चार्ज हमें पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, टोटल चार्ज, दोनों स्फीयर का टोटल चार्ज पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल चार्ज क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, Q प्लस Q। ये दोनों चार्जेस को ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो दोस्तों कितना है, देखिए 9.28 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक है। ये टोटल चार्ज की वैल्यू आपको मिल चुकी है। और क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज है तो आप यहाँ पे माइनस साइन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर दोस्तों यहाँ पे टोटल चार्ज वो इतना होगा, -9.28 इंटू 10⁻10। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है थोड़ा सा उनकी गलती हो गई है शायद से, ठीक है। ये आंसर अपना करेक्ट है। एक और एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए उसके अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले रीड करें दोस्तों, अ चार्ज प्लस Q exerts a force of magnitude -0.2 Newton on another charge -2Q. If they are separated by 25 centimeter, determine the value of Q। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, मान लेते हैं ये प्लस Q, और दूसरा यहाँ पे एक चार्ज है जो कि -2Q, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और दोस्तों ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको। तो ये फोर्स कितना है दोस्तों, देखिए फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे -0.2 न्यूटन, इतना फोर्स लगा रहा है, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वो डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है दोस्तों, 25 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों देखिए एक चार्ज Q है, दूसरा -2Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है। तो फोर्स क्या होगा दोस्तों, फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² हो जाएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है, Q1 इज़, हम इसको Q1 बोलेंगे, इसको Q2 बोलेंगे। Q1 इज़ प्लस Q, और Q2 कितना है दोस्तों, -2Q। सो Q इंटू -2Q, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 25 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर। सो 25 इंटू 10⁻², इसका हमें क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू भी हमें पता है -0.2 न्यूटन। सो -0.2 होगा यहाँ पे, ओके। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 0.2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q इंटू Q क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, Q स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 का स्क्वायर होगा, सॉरी 25 का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों Q की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। Q स्क्वायर यहाँ पे रखिए, ये सारी टर्म्स उधर लेके जाइए, ठीक है। तो Q स्क्वायर के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, इंटू क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻4, और ये जो टर्म है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻9, ओके। अब सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो चुकी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 लेना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2Q इंटू Q क्या होगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 भी इस साइड में लेना होगा आपको, ओके। ये 2 इधर आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या होगा 0.1 आ जाएगा। 625 इंटू 0.1, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आएगा 62.5। 625 इंटू 0.1, 0.1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट होगा ना, ठीक है, ओके। तो इंटू 10⁻⁻4, और ये 10⁻9 अगर ऊपर लिखना है आपको तो 10⁻⁻9 लिखना होता है, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 9। 10⁻4 इंटू 10⁻9 ये हो जाएगा 10⁻13, और 62.5 डिवाइडेड बाय 9 की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, कैलकुलेशन करिए। ये आपको मिल रहा है दोस्तों, देखिए
6.94, इसका आंसर मिल रहा है 6.94 इंटू 10⁻13। ये क्या है, क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आपको पता करना है दोस्तों क्यू, इसका आपको लेना होगा स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे दोस्तों? इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इवन वैल्यू होनी चाहिए ना। ओके, तो ये इवन वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ऑड वैल्यू है -13 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो 6.94 है इंटू 10⁻13 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें स्क्वायर रूट लेने में आसानी हो। इसको थोड़ा सा रिशफल करते हैं हम। देखिए 6.94 इंटू 10, ये 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये 10⁻13 जो है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको 10 से डिवाइड करने पर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 10⁻14 आ जाएगा। 10⁻13 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 10⁻14 होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल बिकम व्हाट, और 6.94 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 69.4, ये हो जाएगा 69.4। ओके, और ये क्या होगा, 10⁻13 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 10⁻14 हो जाएगा। अब ये दोनों का स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब 69.4 का स्क्वायर रूट मतलब देखिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू है ये, देयरफॉर क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो ठीक है। तो 69.4 का स्क्वायर रूट कितना है, तो ये लॉग टेबल में देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 69.4, ये 69.4, ठीक है, मतलब 8.331, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 8.331। और 10⁻14 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 10⁻14 का स्क्वायर रूट रेस टू 1/2। ओके, सो a रेस टू m रेस टू n क्या होता है, a रेस टू m इंटू n। सो 10 रेस टू क्या होगा यहाँ पे -14 इंटू 1/2, ये क्या होगा -7 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 10 रेस टू -7, तो ये Q की वैल्यू आपको मिल चुकी है दोस्तों, कितनी है देखिए 8.331 इंटू 10 रेस टू -7 कूलम, ये फाइनल आंसर होगा। तो अननेसेसरीली दोस्तों इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर को ऐसे ही रख सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो यहाँ पे भी गलत है, ये आंसर करेक्ट है। और सेम टाइप के एग्जांपल्स दोस्तों यहाँ पे देखिए, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज के अंदर का एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर जो 7 है, इसको आप ट्राई करिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों कूलम्स लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।